बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, आज सुबह आते हुई वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक कॉल मेरी नज़र से गुजरा एंड आई थॉट कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। और इसमें जो मैं वो कॉल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नुम में जाता है। सो यस, इट्स वेरी मच ट्रू कि हम सब से गुनाह सरजद होते हैं डेफिनेटली इस पूरी ज़िंदगी में, लेकिन अपने गुनाह पर मुतमईन हो जाना, उसको गुनाह समझना ही ना, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आपका ज़मीर ही अंदर से मलामत ना कर रहा हो, या आपने कोई गलत काम किया है और आपका ज़मीर ही ज़िंदा ना और आपको लगे कि बिल्कुल ठीक काम किया और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, तो इसका मतलब है कि अब आपने अपने लिए जो जहन्नुम का रास्ता है उसे हमवार कर लिया है। गुनाह हम सब से होते रहते हैं, इसके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ एंड ऑन हम सबको चाहिए कि जो तौबा का दरवाज़ा है वो भी खटखटाते रहें और साथ ही साथ इस्तग़फ़ार भी करते रहें, ताकि हमारे गुनाहों की बख्शिश होती रहे, क्योंकि गुनाह सबसे सरजद होते हैं लेकिन गुनाह पर कभी भी डटना नहीं चाहिए। सो विद दिस मैसेज आई हैव टू मूव फॉरवर्ड और शहर लाहौर का मौसम, जिसके लिए रिजवाना शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रिजवाना, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, बात कीजिए तो जून ने अपना जोबन दिखाना शुरू कर दिया है और शहरियों को निढाल और बेहाल करके भी रख दिया है। सूरज ने आंखें खोलते ही अपनी सख्त तरीन ड्यूटियाँ सर अंजाम देना शुरू कर दी हैं और आग बरसाने में मसरूफ़ है। और आंखें खोलते ही शहरियों को आंखें दिखाने के साथ साथ दिन में तारे भी दिखा रहा है और इस कदर तपिश महसूस की जा रही है कि दर्जा में भी अभी सुबह के औकात में ही नुमाया इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। दर्जे की बात की जाए तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का यही कहना है कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी है कि शहरी जो हैं वह एहतियाती तदबीर पर भी अमल दरामद करें। और चूँकि रवां हफ्ते दर्जा की शिद्दत में भी इजाफा होगा और माहिरीन का ये कहना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड बारिशों का अब कोई इम्कान नहीं है। थैंक यू सो मच। रिजवाना शेख हमारे साथ मौजूद थी और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में भी हम मज़ीद इजाफा देखेंगे। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज के करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। US डॉलर आपको मिलेगा 300 रुपये में, यूरो 321, ब्रिटिश पाउंड 375.5, UAE दिरहम 82, सऊदी रियाल 80 रुपीज़, कवेती दिनार 927.05, कैनेडियन डॉलर 228, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202, ओमानी रियाल 740.5 में आज आपको मिल सकेगा। इसके साथ साथ वेजिटेबल रेट्स में खीरा अगर हम देखें तो 70 रुपये पर केजी में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। आलू 68 रुपीज़, सब्ज़ मिर्च 80, पालक 40, प्याज 63, गाजर 60, टमाटर 28, गोभी 32 एंड करेला 90 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे। 335 रुपीज़ में आज आपको सेब मिल सकेगा, खजूर 485, तरबूज 32, फालसा 150, केला 340 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 235 और खरबूजा 70 रुपये पर केजी में आपको मिल सकेगा। जिंदा ब्रॉयलर 437 रुपीज़ पर केजी, ब्रॉयलर गोश्त 656 रुपीज़ पर केजी और फार्मी अंडे आपको 260 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से मिल सकेंगे। इसी के साथ साथ मज़ीद अपने शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़, और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले हमने आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इलॉन मस्क का बचपन वापस आ गया। और ये बचपन कैसे वापस आया कि एक ट्विटर यूज़र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑब्वियसली उसको इंस्ट्रक्ट किया होगा और इलॉन मस्क के बचपन की तस्वीर जो है वो निकाल ली गई और फिर बनाई गई, उसको फिर ट्विटर पर शेयर किया गया और उसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कैप्शन भी शेयर किया गया था, जिसका जवाब इलॉन मस्क की तरफ से खुद भी आया। और फिर इस ट्रेंड को देखते देखते चंद एक और यूज़र्स भी थे जिन्होंने इस किस्म की जो पिक्चर्स थी वो जनरेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। सो सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यू कैन डू एवरीथिंग, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग अगर हम कह लें तो। और इसी के साथ मज़ीद अपने शो में आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और एक मालिक ने अपने पेट डॉग की सालगिरह पर
उसके लिए 57 लाख का घर बनवा दिया और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन आर टेलीविजन स्क्रीन्स के किस तरह से इस पेट डॉग की बर्थडे थी और इसको ये इनाम दिया गया $20,000 का ये घर, जिसमें एक टीवी लाउंज है, जिसमें एक रूम है और इसके लाइक अगर हम बैक एरिया की बात करें इस घर के, तो वहाँ पर एक प्ले एरिया भी मौजूद है जहाँ पर ये जो डॉग है ये खेल सकेगा। मज़ीद आगे पढ़ेंगे, आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और सभी जानते हैं मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, जिनको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और इनका यूट्यूब चैनल बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हुआ और ये इस्लामिक कंटेंट जो है या इस्लामिक टीचिंग्स पर बेस्ड जो कंटेंट है वो शेयर करते हैं। सो इनकी जो अर्निंग है वो बहुत माशाल्लाह ज़्यादा है और इसको रिवील किया गया है आम पब्लिक के लिए। सो उसके कुछ फिगर्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अब तक इनके यूट्यूब पर 7,45,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं और बहुत सी इस तरह से वीडियोस हैं जिस पर मिलियन के करीब जो व्यूज़ हैं वो भी आ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम इनकी मंथली इनकम देखें from the platform of YouTube, तो that is around $1,600 to $35,700 पर मंथ और अगर हम एनुअली देखें सो वो बनती है $19,300 से लेकर तकरीबन $4,33,800 पर मंथ, यानी अब शायद आपको डॉलर से कन्वर्जन उसकी समझ ना आ रही हो तो तकरीबन ये 55 लाख से लेकर 12 करोड़ रुपए सालाना बनता है। तो इतनी ज़बरदस्त इनकी इनकम जो है वो यूट्यूब से इस वक्त आ रही है। सो यूट्यूब जो है अगर जिसको फ़ायदा देना चाहे और अगर लोग आपको पसंद करने लग जाएं सो आई थिंक कि ये बड़ा अच्छा ज़रिया है कमाने का। ये तो थी जनाब हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स अभी हम हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हमने बात करनी है योगा पर और योगा का क्या लिंक है हमारी जहनी सेहत के साथ। जब हम अपनी पूरी बॉडी की बात करते हैं और पूरी बॉडी में जब हमारे दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी जहनी सेहत और हमारी जिस्मानी सेहत, जो कि ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छी जहनी सेहत के लिए, अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना, एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसको हम एक्सरसाइज भी कहते हैं उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पुरसकून वर्जिश जो है वो योगा को समझा जाता है और योगा जो है वो किसी भी इंसान की जहनी सेहत को बहुत बेहतर कर सकता है और इसमें ये भी मतलब अगर हम कह दें कि कैपेबिलिटी है कि ये आपकी जिस्मानी सेहत को भी बहुत बेहतर बना सकती है। ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करती है बल्कि आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है योगा और इसके साथ साथ आपको दिल के जो मुख्तलिफ अमराज हैं उससे बचाता है। इसके साथ साथ फॉलेज या डिप्रेशन, इन तमाम बीमारियों से योगा आपको बचा सकता है। लेकिन स्पेशली जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं और आजकल जितनी फ्रस्ट्रेशन है हमारे इर्द गिर्द, सो सबकी जो मेंटल हेल्थ है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड और ऐसे में हम सब जो हैं वो चाहते हैं जहनी सुकून हासिल करना, जिसके लिए योगा एक तरीका हो सकता है। बट इसको एक्चुअली में सही अंदाज में करने का क्या वे आउट हो सकता है, मज़ीद क्या क्या फ़वाइद हैं, इस पर हम बात करेंगे। योगा एक्सपर्ट डॉक्टर इफ्तिखार इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि वैसे तो हमने ओवरऑल मेंटल हेल्थ को लेकर और इसका योगा के साथ जो लिंक है उस पर बात करनी है, बट ओवरऑल योगा जो है वो किसी भी इंसान की जहनी प्लस जिस्मानी सेहत के लिए हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ दिस? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आज के दौर में, स्पेशली क्योंकि योगा से हम बेसिकली सारी दुनिया, जो लोग नहीं भी करते वो भी जानते हैं कि ये मेंटल हेल्थ पे इसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट है। जो हमारी असाब हैं या हमारे नर्व्स जो हैं या नर्वस सिस्टम है, इस पे सबसे प्रोफाउंड इफेक्ट जो है वो योगा का ही है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम कैसे योगा के ज़रिए अपनी मेडिसिन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं, डिज़ीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं योगा की, उसके लिए आपको किसी अच्छे टीचर के पास जाना पड़ेगा, आपको बेसिक उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है
वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। आज के जैसे हालात हो गए हमारे मुल्क के, हमारी कंट्रीज़ के, हम हर वक्त एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, इसलिए कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता होंगे इतनी टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स या वॉट एवर इट इज़, तो आप बड़ा इजी वर्ड्स में समझाएं ताकि लोगों को समझ आती रहे। बट येस, आपकी बात से जो समझ में आई है बात कि डेफिनेटली योगा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ इसके पहलू बयान किए, लेकिन उसमें आपने जो एक चीज़ की जिसने मेरी आंखें एकदम खोल दी, वो ये कि आप फ्यूचर को बदल सकते हैं। सो उस पर भी हम आज बात करेंगे, बिकॉज ये भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बेसिकली जुड़ी हुई है। सो अच्छा, सबसे पहले तो देखें, जब हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोग हैं और ऑब्वियसली हर इंसान की एक अपनी कहते हैं एनर्जीज होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज हम तक पहुंचती हैं, हमारा माइंड जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है, हम भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। एनवायरनमेंट है जो हम देख रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, सारा हमें नेगेटिव कर रहा है, अल्टीमेटली हम भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, योगा के ज़रिए हम नेगेटिव पैटर्न को किस तरह से तोड़ सकते हैं? यस, आप देखें अगर योगा में, तो योगा में हम स्पेशली माइंडफुलनेस पे बड़ा एम्फसाइज करते हैं, मेडिटेशन पे बड़ा एम्फसाइज करते हैं, और उसमें हम बिल्कुल एक जैसे ही अपनी क्लोज़ करते हैं आइज़ को, तो हम बिल्कुल इनवर्ट चले जाते हैं, जहाँ से हम ब्रेन को एक्टिव करते हैं और फोकस करते हैं पॉइंट्स पे। उसका स्टार्ट हमारी ब्रीदिंग से होता है कि हम अपने वॉच करते हैं कि हमारा इनहेल हम कर रहे हैं तो उसमें कैसी फीलिंग है, यानी सांस अंदर जा रही है तो फीलिंग कैसी है, और जब सांस बाहर आती है तो उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ ही मिनट्स में आप जब इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करते हैं तो बाहर की दुनिया से टोटली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप इनर वर्ल्ड के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। और फिर इसी फोकसिंग के नतीजे में आपके बॉडी के जो 5 ऐसे हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं या हेल्थ के हार्मोन्स हैं, जो जिसमें एलेंडामाइड है, जिसमें एंडोर्फिन है, जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सबको हम एक्टिव कर लेते हैं। ये एक्टिव कैसे होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा लाशऊर। तो मैं अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कह रहा था और कुछ साथी नहीं समझ पाएंगे, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा शऊर है। हम कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल सही आपने उसको, और जो दूसरा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड आज के दौर में हमारा बहुत एक्टिव है हर वक्त, क्योंकि लाइफ बहुत स्पीडी होगी। आप जा रहे हैं, आप प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ ड्राइव कर रहे हैं और जेन में आपके फाइल्स खुल रही हैं, असाइनमेंट्स हैं, आप उस पर चले जा रहे हैं। और होता ये है कि हम इससे क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट रिदम चेंज होना शुरू हो जाता है, मे बी हमारा थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर भी चढ़ना हो जाता है, क्योंकि कोई रॉन्ग साइड से अचानक आ जाता है। और लोग डे बाई डे वायलेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, सिग्नल्स की वायलेशंस, और उस पर चूँकि कानून के मामला हमारे बड़े डिस्टर्ब हैं। खैर मेरा टॉपिक ये नहीं है, मकसद ये है कि अगर आप योगा करें और आप ड्राइव कर रहे हैं, ज़ाहिर उस वक्त तो आप आंखें बंद नहीं करेंगे, तो फिर आपको मदद लेनी होगी ब्रीदिंग की। तो ड्राइव करते हुए, चाहे आप बाइक पे हैं, चाहे कार पे हैं, आप कोशिश करें, या चाहे आप पैदल जा रहे हैं, आप लंबे लंबे सांस लें, डीप बैली ब्रीदिंग जिसे कहें। जब हम डीप बैली ब्रीदिंग करते हैं, और हम ड्राइव करते हुए बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे बाइक हो चाहे वो कार हो, तो डीप बैली ब्रीदिंग से हमारे जो है हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं। जब हैप्पीनेस के हार्मोन एक्टिव होते हैं तो वो जो हमारे वरीज़ वाले हैं, ये जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जिसमें कॉर्टिजोल है, एड्रेनलिन है, जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत से पंप करना पड़ता है, पुश करता है, जिससे वो एग्जॉस्ट भी होता है, और जिससे हमारी सांस भी नॉर्मल नहीं रहती और हम बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये एडवांटेज ये है कि आप ड्राइव करते हुए लंबे सांस लें, कोशिश करें कि थ्रू नोज़ लें, थ्रू नोज़ ही छोड़ें सांस को, और कोशिश करें कि सांस, लोग नाक के जरिए सांस ले रहे होते हैं, ये नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। यही बात है सबसे अहम। हम नॉर्मली बातें करते करते हुए ना नोज़ को इस्तेमाल नहीं करते। हम नोज़ को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई योगा की मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज की तरफ कोई आए, ठीक है, या फिर आप थोड़ा टेंस हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा, और आप इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की 3 सांसें लें आप, जिसमें बैली को आप पूरी तरह से पुश करें और मैक्सिमम ऑक्सीजन आप अंदर ले जाएं, बैली को पुश करें, तो आपका हार्ट रेट फौरी तौर पे आपका रिदम में वापस आता है। आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं जो कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, बॉस का डर है,
आपके पास असाइनमेंट है बहुत ज़्यादा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और इंस्पेक्शन का भी टाइम है, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है आप वरीज में आ जाते हैं और सांस बहुत छोटी हो जाती है। तब हम ख़ास तौर पे ऐसी पोजीशन में होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है और छोटी सी सांस लेते हैं और वो हमारी, अगर आप फील करें तो नॉर्मली हमें लगता है जैसे हम यहाँ से सांस ले रहे हैं। सांस का एक स्टेप ये है कि जो हम अपने ऑलमोस्ट गले से ले रहे होते हैं, आप अभी भी थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं सांस तो नीचे से नहीं ले रही, मैं तो सांस ऊपर से ले रही हूँ। इसके बाद की जो कंडीशन आती है उसमें हम सांस लेते हैं अपने लंग्स के लेवल पे, मिड सेक्शन में। और यानी कि सांस इस अंदाज से लेना कि आपका जो बेली है वो फूले, थोड़ा सा आगे को जाए, जस्ट लाइक अ बैलून। और ये भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब है। लेकिन जब हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं या बिजी होते हैं तो शायद तब हमारी कंसंट्रेशन ऐसी नहीं रहती कि तब हम इतना डीप सांस लें कि हमारा पेट फूले, राइट? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी इसको एक्सरसाइज में लाना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो नर्व्स है ना, आपके ब्रेन सेल्स, वो इसके लिए चूँकि पहले से ट्रेंड नहीं है, तो जब आप ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आप ना भी चाहते हुए फील करेंगे कि मैं बड़ा लंबा सांस ले रहा हूँ, और जो मैं सांस ले रहा हूँ, आप कभी लेट जाएं, किसी जगह लेट जाएं, आंखें बंद कर लें या आप सो जाएं, तो आप सोए हुए या लेटे हुए बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को देखेंगे कि जब वो इनहेल करेगा तो उसका इन्फ्लेट करेगा उसकी बैली, यानी वो सांस से पेट ऊपर आएगा, और जैसे ही सांस वो छोड़ेगा तो बैली उसकी नीचे चली जाएगी, पेट नीचे चले जाएगा। ये नेचुरल वे है। लेकिन आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लें कि भाई अभी इनहेल करो, वो इस तरह से इनहेल करेगा कि पेट को अंदर खींच लेगा, इसलिए कि हम प्री ऑक्यूपाइड स्टेट में हैं। और यही हमारी रिवर्स कंडीशन जो है हमें डिजीज़ का बायस बनाते हैं। आप दुनिया की किसी भी डिजीज़ को सिर्फ ब्रीदिंग से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ब्रीदिंग से ठीक कर सकते हैं। ऑनेस्टली आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ ब्रीदिंग से। आप डायबिटीज़ को, आप किसी भी पेशेंट को ले आएँ, मेरे पास बिठा दें, ग्लूकोमीटर लें और उनका ब्लड ले लें, जो रीडिंग आएगी उसके बाद मैं उनको ब्रीदिंग कराऊंगा और डीप वैली ब्रीदिंग कराऊंगा, और इसके अलावा लंग से ब्रीदिंग करवाऊंगा उनको। और आप शायद मे बी 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप एकदम से शॉकिंग कंडीशन में चली जाएंगी कि ना तो अभी इस पेशेंट को इंसुलिन लगी है, ना इसने कोई टैबलेट खाई है, तो फिर शुगर लेवल कैसे डाउन आए? शुगर लेवल बड़े होते हैं हमारे कार्टिसोल के ओवर एक्टिव होने से। अच्छा, एक और चीज़ कि जिस तरह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करते हैं, और डिप्रेशन जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है किसी भी किस्म की जहनी बीमारी की, और बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन के फेज़ में हैं, बहुत सी अद्वियात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नींद भी ठीक नहीं वगैरह वगैरह, क्या उनकी ये कंडीशन भी योगा से ट्रीट हो सकती है? 100%? बिल्कुल 100% हो सकती है। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जो 3-4 रोज़ में बताते हैं कि एक मुद्दत हो से हम इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। एक अब जैसे एक मेरे पास कल एक केमिकल इंजीनियर आए, वो कुछ 4-5 रोज़ पहले मेरे पास उन्होंने आके मेरी क्लास को ज्वाइन किया, और उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मशीनिंग वाले हिस्से में काम करते थे और उसके बाद उनको आलमोस्ट डेफनेस जैसी कंडीशन आ गई थी, बहुत ऊंचा सुनना शुरू हो गए, शोर उनके कानों में, हर वक्त वो प्री ऑक्यूपाइड और स्ट्रेस में रहते थे। और मुझे बताने लगे जी कि इसके साथ साथ उनका वाइब्रेशन थी हाथ में, और वो पानी पीते हुए, कप पकड़ते हुए लरसता। हालांकि एज उनकी ज़्यादा नहीं, 60-61 के करीब उनकी एज है, बल्कि शायद इससे भी कम है, मेरे ख्याल 58 उनकी एज। और वो कहने लगे सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका वाइब्रेशन क्यों है ऐसे। तो यकीन माने कि आज चौथा या 5वां दिन था, आज वो खुद मेरे पास आए, कहते हैं डॉक्टर साहब अल्लाह और ये चीज़ जो है बेहतर होने लग गई। हाँ, बिल्कुल ठीक। एक तो कहते हैं मैं खुद से सुनना शुरू हो गया हूँ, यानी इतने ट्रीटमेंट कराए हैं, बाखुदा कहते हैं मैं सेट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आज उनकी वीडियो भी भेजूंगा, आप वो उसको चला भी सकते हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन मैं के लिए बिल्कुल बहुत ऐसे करूँगी। ज़बरदस्त ऐसा हमारे पास सिर्फ अपना 2 मिनट रह गए हैं, मैं चाहती हूँ कि उसमें क्विकली आप एक तो ये चीज़ बता दें 1 मिनट में कि कौन सी ऐसे योगाज हैं जो बड़े इजी टू डू हैं और हम घर में कर सकते हैं, और बाकी 1 मिनट में आपने ये बताना है कि हाउ वी कैन चेंज आवर फ्यूचर बाय द योगा टेक्निक्स। जी देखिए, इसमें अगर इस तरफ आने की सबसे पहले ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालें, सुबह फजर के बाद मेरे पास आप मॉडर्न पार्क भेज दें, कोई भी ऐसे जानने वाले, या वो सब साथियों को ओपन इनविटेशन, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री क्लास होती है, कोई तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें हम ये टेक्निक्स सिखाते हैं। और इसमें आके पेशेंट पहले दिन ही, यकीन जाने, कोई पेशेंट वहाँ से उठ के नहीं जाता, वो सीधा क्लास एंड होती है मेरे पास आता है, ज़रूर मुझे लंबी बातें बताने शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे इतना अच्छा लगा है कि पहली बार
मैंने ये क्लास ज्वाइन की और मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं दुनिया में आ गया हूँ। तो इसी तरह जो टेक्निक्स हैं, स्पेशली आपने स्ट्रेस की बात की थी, इसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा की स्टडी करनी एंड द पड़ेगी। राइट वे टू ब्रीथ इज व्हाट, प्लीज हाँ, द राइट वे, अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करें तो मैं आपको सुख आसन में बैठ के ब्रीथ करना सिखा सकता हूँ। मतलब कुछ लोग ये चाहते हैं कि बैठना हमने कैसे है, तो मैं चाहे तो इस पे बैठ जाता हूँ या नीचे बैठ के, ताकि लोगों को अंदाजा हो। ब्रीदिंग योगा की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्चुअली थोड़ा वो प्रॉब्लम होगा कैमरा एडजस्टमेंट में, बट आप वैसे थोड़ा सा बता जी, दें। इसमें ये कि क्रॉस लेग्स में बैठना इंतहाई ज़रूरी है, और क्रॉस लेग में बैठ के स्पाइन को स्ट्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने थेरेप्यूटिक इफेक्ट लेने हैं योगा से, आप अपनी मेडिसिन छोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से, और जो लोग छोड़ देते हैं, और एजिंग को रिवर्स करना है, फ्यूचर को चेंज करना है, तो आपने करना क्या है, दीवार के साथ चले जाएं या किसी ऐसे सोफे पे बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं कि जिसमें आप, बेहतर है कि आप क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। जैसे ही आप क्रॉस लेग करके बैठेंगे तो आपने हल्की सी चिन को ऊपर करना है ताकि स्पाइन आपकी टोटली स्ट्रेट हो जाए। हिप एरिया भी आपका दीवार के साथ होगा और ये टॉप शोल्डर भी आपके दीवार के साथ होंगे। यहाँ आपने धीरे से आंखें बंद करनी है, क्रॉस लेग्स में बैठना है और अपनी हथेलियों को टॉप लेवल कर लेना है, टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ करके ये अपने इंडेक्स फिंगर और अपना थंब जो है इनको अलाइन कर देना है। इसको मिलाने के बाद आपने अपनी ब्रीदिंग पे तवज्जो देनी है। पहले तो आपने ये वॉच करना है कि जो ब्रीद अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, इसी से आपको उसी वक्त विद इन नो टाइम इंस्टेंटली आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अल्टीमेट उस पर जाना चाहते हैं तो फिर इसमें ट्राई करें कि इनहेल करें और कुछ इस तरह से कि बैली आपकी बाहर को पुश हो, जस्ट लाइक आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, राइट, और यहाँ से एक्सेल करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये टेक्निक है और इसी तरह से इसको रिपीट करना है, और इसकी रेपिटेशन से जो है आप अपने मेंटल स्ट्रेस जो है उसको दूर कर सकते हैं एटलीस्ट। और इसके साथ साथ लोगों के लिए ये भी बात, इन स्पेशली दोस्त हु लिव इन लाहौर, कि आप सुबह सुबह मॉडल टाउन पार्क जाके क्लासेस भी योगा की ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्तिखार, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और व्यूअर्स, अगर हम पूरा मई का महीना देखें, सो मई के महीने में हमने सियासी अफरा तफरी देखी, और चाहे हमारा यहाँ लोकल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सबकी नज़रें जो थी वो पाकिस्तान के सियासी हालात पर थीं। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में जो एक चीज़ लोग भूल गए वो थी इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जो है वो 38% तक जा पहुंची है, और ख़दशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में ये मज़ीद बढ़ सकती है, और आवाम को इसका बोझ जो है अल्टीमेटली इसको बेयर करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब हमने IMF का इस महीने अगर हम बात करें, सो हमारा जो 9वां जायज़ा था, और अभी हमने वो 9th हमारा वो सिस्टम वो सारा चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमने अगले जायज़े में IMF के जाना है, और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि डायलॉग्स हो रहे थे, IMF की टीम भी आई पाकिस्तान, लेकिन जो मुआहिदा था वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, और डेडलॉक जो था वो बरकरार था। ऐसी तमाम तर सिचुएशन में अब 9 जून को बजट जो है वो पेश किया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं, कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो अगस्त में ख़त्म हो रही है, और नॉर्मली ये कहा जाता है, ये तासुर अवाम में पाया जाता है कि जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें जो भी बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है वो उस साल एक अवाम दोस्त बजट पेश करती है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस साल इलेक्शंस होते हैं, और जो कि एक ऑब्वियसली एक है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में अवाम दोस्त बजट हुकूमत पेश करेगी, और अगर करेगी तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जबकि आप IMF के साथ अभी तक आपका डेडलॉक भी बरकरार है, और जितनी हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो तमाम तर मौज़ूआत पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ नाइब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर अदनान खालिद भट्ट साहब इस वक्त शो का हिस्सा हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच अदनान साहब, एंड वेलकम टू आवर शो। सो सबसे पहले सर ये बताएं कि 9 जून को जो बजट पेश किया जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, अवाम दोस्त बजट होगा? क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, और हमारे यहाँ पर नॉर्मली तासुर यही पाया जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाता है जब इलेक्शन ईयर होता है। तो जी बहुत शुक्रिया आपका दावत का। सबसे पहले आप देखें कि बजट से पहले हम एक बात को देखें कि हमारी मईशत को सुस्त रवि का जो शिकार रहा है जी, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना जी, आज भी इक़्तिदार की जंग के रस्साकशी के नतीजे में
हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना कर पाए, जिसकी वजह से मईशत के जो रास्ते और जो डोर्स खुलने थे वो नहीं खुल पाए। हालिया दौर में, हालिया सिनेरियो में जब बजट आने वाला है, एक गवर्नमेंट की बहुत ज़बरदस्त एक पॉलिसी आई है, वो बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो उन्होंने किए हैं, इससे हमें बहुत सा फ़ायदा होगा। और मैं इसमें बात ज़रूर ऐड करता चलूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रीजनल ट्रेड के ऊपर ओपन कर दे। जब तक हम रीजनल ट्रेड को ओपन नहीं करेंगे, हमारे मामलात बेहतर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। इस साल जो बजट के अंदर प्रपोज़ल जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी, हम उसको ये बात बावर कराना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि टैक्स रजीम बढ़े, टैक्स बेस बढ़े, टैक्स में नेटवर्क में जो टैक्स गुजार हैं उनके ऊपर अजाफी बोझ मत दिए जाए कि टैक्स नेटवर्क को हम बढ़ाएं। ठीक है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो एक SRO एक सेक्शन है 111, उसके तहत आप टैक्स गुजार सालाना 50 लाख रुपए फॉरेन रेमेडीज़ मंगा सकता है। अब जब फॉरेन रेमेडीज़ देखते हैं तो आज के करंट सिनेरियो में $16,500 बनता है, जो हुकूमत को चाहिए इमीडिएटली 5 करोड़ से ज़ाहिद अलाउ कर दे। इससे हमारे पास फॉरेन रेमेडीज़ जब आएगी, जब हर टैक्स गुजार फॉरेन रेमेडीज़ मंगाएगा तो जो इनकैशमेंट करेगा तो हमारे डॉलर रिज़र्व बेहतर हो जाएंगे। तीसरी जो बात है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो डैम्स का, ग्रीन एनर्जी का, वो नहीं बन पाए। डे बाय डे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री की है वो डे बाय डे हाई होती चली जा रही है। रीजनल हम हाई होते चले जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें करना है सोलर सिस्टम को हमने इमीडिएटली अपने सिस्टम में इंडेक्ट करना। और मैंने गवर्नमेंट से भी हालिया चंद दिन पहले बड़े इसहाक डार साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई बजट प्रपोज़ल के हवाले से। उन्होंने बड़ी दिलजमी से और हमारी बात सुनी। B2B मीटिंग्स में 1.1 हमारा हुआ, उसके अंदर हमने ये प्रपोज़ल दी थी कि बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स को आप ओपन करें, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को ओपन करें ताकि हो सके। अभी आप एक सवाल पूछ रही थी IMF के हवाले से। 9th रिव्यू का जो हुआ हमारा सेक्शन, और आज तक हमारे डायलॉग्स कंप्लीट नहीं हो सके। 9th रिव्यू के वो अंदर तो हुकूमत ने कहा है कि हम 10 अगले जायजे में जाएंगे, इसको तो हम यहाँ पर ही छोड़ जी, मैं देंगे। इसी हिस्से में बात करना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा होता ऐसा है कि हमने इसहाक डार से ये बात भी प्रपोज़ल दी कि आप जो हमारी प्रपोज़ल्स हैं बिज़नेस कम्युनिटी की, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो हमारी सजेशन भी है और उसका सॉल्यूशंस भी है। हमें आप ऑन बोर्ड करें। हम हमारे लिए इतना बड़ा ये टास्क नहीं है। अगर हमारे पास $20 बिलियन अगर हम इसको अपने सिस्टम में ले आते हैं तो हम इस करंट से बाहर निकल जाते हैं। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है। अगर थोड़ा सा ये गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी अगर लाइजनिंग करके साथ चले तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जो हमने उनसे कही कि हमें इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा बहुत से सेक्टर्स को नए को टैप करना है। जैसे मैंने उन्हें अर्ज़ की कि IT हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना होगा, हमें उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर जाना होगा। हमें ऐसे सेक्टर नए मुतारिफ़ कराने होंगे जहाँ से हमारा फॉरेन रेमेडीज़ आ सके। अब ये देखें कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में 95 लाख ओवरसीज़, तो ये इतना बड़ा टास्क नहीं कि जब तक गवर्नमेंट जो डॉलर का बैंक रेट है और ओपन मार्केट रेट का गैप ख़त्म ना कर सके तो हमें फॉरेन रेमेडीज़ हमारे वो जो टास्क है टारगेट से वो पूरे नहीं हो सकेंगे। इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए और सख्त पॉलिसी होनी चाहिए जहां मार्केट का जो 20 रुपये का गैप है बिटवीन स्टेट बैंक प्राइस जो डॉलर के हैं और जो ओपन मार्केट के, जब तक हम इसको फिल नहीं कर पाएंगे हमारे फॉरेन रेमेडीज़ के ज़खायर बेहतर नहीं होंगे। अच्छा, एक आपने क्योंकि मईशत पर बात की और इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है हुकूमतों का भी बार बार बदलना। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि मईशत को संभाला देने के लिए या उसको बेहतरी के लिए बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत इकट्ठे होकर भी कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं, सो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या सजेशन है या आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए बेहतर हो देखिए जी, सकता है? सबसे पहले हमें इमीडिएटली 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कट करना है। दूसरी, हमें हमारी इंपोर्ट बेस ये कंट्री है, हमें इंपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी को बिल्कुल वाज़े करना है। उसकी वजह देखेंगे हालिया पिछले दिनों में आपने देखा
कि कई हज़ार कंटेनर स्टेट बैंक की इंपोर्ट की पॉलिसी ना वाज़े करने की वजह से फंस गए। लोगों को डैमेज और बहुत शक्ल में नुकसानात हुए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जिस मुल्क की इंडस्ट्री की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, उनकी प्राइस हाई हो जाए, वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग ख़त्म हो जाए, या कॉस्ट ऑफ डूइंग हाई हो जाने से हम रीजनल जो ट्रेड है हमारा, ग्लोबली ट्रेड जितना भी हमारा बिज़नेस है, उसकी जो प्राइस एलिमेंट है वार से हम बाहर चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को एक तो इसको चीज़ चाहिए। आज बस मैं बड़े वाज़े और शफाफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि जो भी पॉलिसी हुकूमत बनाए बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ऑन बोर्ड करे, और हम इंशाअल्लाह ताला ये देखें कौमों पे ये वक़्त आते हैं, आप इस बात से बखूबी रहें कि ग्लोबली क्रंच भी है, इंटरनेशनल मार्केट्स भी स्लो है, पर हम इसको साथ लेके चलते हैं। कौमों पे वक़्त आता है, हम इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे, और ऐसे कोई बड़ा टास्क एंड टारगेट नहीं। हम 10 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर लें और फॉरेन रेमेडीज़ को हम इंडेक्ट कर लें, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की कि अगर आप जितने भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, अगर उनको आप 5 करोड़ से ज़ाहिद अलाउ कर दें फॉरेन रेमेडीज़ के लिए, तो एक अच्छा खासा ज़ख़ायर जो डॉलर्स का है वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे रिज़र्व बेहतर हो जाएंगे। प्लस जो ये बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इसको बड़ा मैं ब्राइट देख रहा हूँ। इसके ब्राइट देखने के देख रहा हूँ कि हमने ईरान से, अफ़गानिस्तान से, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट रूस रशिया से, तो ये एक अनटैप मार्केट्स हैं जो अभी हमने डिस्कवर करनी है। तो बड़ी उम्मीद है कि इस तरह मामला बहुत बेहतर। जब आपने अपने आईटी एक्सपोर्ट्स की बात की, तो इस हवाले से जब आपके सागदार साहब के साथ मीटिंग हुई और आपने कुछ सजेशंस उनको दी, तो आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें देखिए जी, हमने उन्हें बात बताई कि हमारे पास 2 बड़े मेन पास है, एक यंग एंटरप्रेन्योर्स है हमारे पास, और एक ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है। ग्लोबली जब 2 चीज़ें हैं, देखिए अब हमारे कंपैरिजन हम इंडिया से करें, चाइना से करें, बांग्लादेश से करें, तो उनका एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस में है, हमारा 3.5 बिलियन एक्सपोर्ट है आईटी के अंदर। तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है जो हम इसको कर सकते हैं, और इसको टास्क एंड टारगेट किया जा सकता है। और कौन कौन से मुतारिफ हमें सेक्टर्स करवाने की ज़रूरत है? देखिए जी, हमें सबसे पहले हमारे पास ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात से भरा हुआ है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक छोटी सी बात बताऊं कि पाकिस्तान में एक छोटा मोरिंगा लीव है, इंडिया ने लास्ट ईयर उसके अंदर 3.5 बिलियन इंडियन रुपीस की एक्सपोर्ट की है। तो ऐसी बहुत सी R&D पे वर्क किया जा सकता है। R&D हम अगर करेंगे, 3.5 बिलियन मोरिंगा लीव जो पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है, हम उसको मुतारिफ कराएं। आज देखिए पाकिस्तान से कई चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, पर वो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान पे नहीं जाती, वहाँ जाके उनके नेम चेंज कर दिए जाते हैं। तो हम ऐसे सेगमेंट्स बना सकते हैं, हम ऐसे इंटरनेशनल कंप्लाइंस हमें ज़रूरत है। मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ को, एक्सपोर्टर्स तो करते हैं और बाकी इंडस्ट्री को भी चाहिए कि इंटरनेशनल कंप्लाइंस करवाएं, ताकि हम जब अपना प्रोडक्ट मुतारफ़ कराएं मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो कंप्लाइंस हो। हमारे यहाँ एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट बॉडी बननी चाहिए जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के ऐन मुताबिक हो। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि मैं बजट पर भी बात करना चाह रही थी, हमारे पास वक्त की किल्लत है, आपको क्या लगता है 9 जून को पेश होने वाला बजट जो है उसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? और अगर रिलीफ दिया जाएगा तो हुकूमत वो पैसे कहाँ से मैनेज करेगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए जी, हम ये तवक्को करते हैं इस बार कि जिस तरह मईशत का ये दौरा और सुस्त रवि का शिकार रहा, और 8 माह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से कोई मईशत पे काम ना हो सका, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हो चुकी है। हम इसके अंदर हमें इमीडिएटली इक़दाम करना है, गवर्नमेंट को ताजर दोस्त इंडस्ट्री का एक बजट, बैलेंस बजट देना है। अब सवाल है कि इसकी जनरेशन कहाँ से होगी। देखें, बात यह है कि हमारे पास सोर्सेज है, जब तक हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स सिस्टम में अंदर नए इंडक्ट नहीं होंगे, जब तक हमारे सिस्टम्स के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। अगर आप जो टैक्स रजीम में ऑलरेडी टैक्स गुजार है उसके ऊपर इजाफी टैक्स देते चले जाएंगे, तो हदफ होना नामुमकिन है, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक और ये चीज़ कि आपको लगता है कि आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा 9 जून को आने वाले बजट में, मज़ीद टैक्सेस? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें और पाकिस्तान अवाम को, हुकूमत और पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस है।
हमें थोड़ा सा अपने आप को बेयर करना होगा आने वाले टैक्सों के लिए, और रेडी रहना चाहिए, ताकि इस वक्त हमें थोड़े से टैक्सेस के अंदर अगर हम बेहतरी करें और बेयर करें तो हमारे आने वाले फ्यूचर, जो हमारे आने वाले कल का जो दिन है, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन आपकी बात से यही लग रहा है कि आवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू सो मच अदनान खालिद भट्ट साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।